Hello everyone, welcome to the Digital Ventures. My name is अंकित गुप्ता और आज के इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो हम आरबीआई के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को भी और मॉनेटरी पॉलिसी को भी यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो आरबीआई का पूरा ओवरव्यू, आरबीआई के बारे में सारी की सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई और आरबीआई की पॉलिसीज को यहां पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात यहां पर करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का क्या है? हमारे देश का ये सेंट्रल बैंक है। जिस तरीके से इंडिया में हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इसी तरीके से दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी उन कंट्रीज का सेंट्रल बैंक भी है। जैसे कि यूएस यानी कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। इसी तरीके से चाइना के सेंट्रल बैंक का नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इसी तरीके से पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरह से हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। सेंट्रल बैंक होने का मतलब ये है कि जो भी जिस देश का सेंट्रल बैंक होता है, हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई भारत के बैंकिंग सिस्टम के, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को, भारत के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। तो पूरी तरह से इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, मनी सप्लाई का जो सिस्टम है, उसे कंट्रोल और रेगुलेट करने का जो काम है वो उस देश के सेंट्रल बैंक का है, जो कि हमारे देश का है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेट की, तो आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 ये आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट ईयर होगा। और आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए जस्ट 1 साल पहले, यानी कि रिजर्व बैंक एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आपका यहां पर पेश किया गया। और आरबीआई एक्ट 1934 के पास हो जाने के बाद 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना आपकी यहां पर होती है। ओके, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे का डिस्कशन करते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक सारे फैक्ट्स क्लियर हैं? ओके। आरबीआई की जो शेयर कैपिटल यहां पर रहेगी, जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया तब आरबीआई की जो पूंजी थी, यानी कि आरबीआई कितने करोड़ की कैपिटल से या कितने अमाउंट की कैपिटल से आपका यहां पर स्टैब्लिश हुआ? तो आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए जो कैपिटल थी वो 5 करोड़ थी। और 5 करोड़ की ये कैपिटल 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स में आपकी क्या थी? डिवाइडेड थी। यानी कि 100 रुपए के 5 लाख शेयर्स, तो टोटल कैपिटल आपके यहां पर बनती है 5 करोड़। यानी कि आरबीआई को 5 करोड़ रुपए की कैपिटल के साथ, 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ स्टैब्लिश किया गया। इस कमेटी का नाम भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेटी आपकी यहां पर बनती है हिल्टन यंग कमीशन। कमेटी आपकी यहां पर बनती है हिल्टन यंग कमीशन। तो ये वो कमेटी थी, ये वो समिति थी जिसे हिंदी में शाही आयोग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये बनता है कि आरबीआई को किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर स्टैब्लिश किया गया, तो आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, आगे चल के जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो आगे चल के आरबीआई को नेशनलाइज भी किया गया। आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ और फैक्ट्स भी याद रखिएगा, जैसे कि जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935, तब आरबीआई का जो हेड ऑफिस हुआ करता था वो कोलकाता सिटी में हुआ करता था। यानी कि आरबीआई का जो इनिशियल हेड ऑफिस था वो कोलकाता था। और आगे चल के इन द ईयर ऑफ 1937, 1937 में आरबीआई का हेड ऑफिस कोलकाता से मुंबई रीलोकेट किया गया। तो आज हम सभी जानते हैं कि आरबीआई का जो मेन हेड ऑफिस है वो आपका मुंबई में है। तो मुंबई जो हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ कोलकाता से, वो 1937 में आपका यहाँ पर शिफ्ट हुआ। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई की। आरबीआई को मैनेज करने वाली जो कमिटी है, आरबीआई को रन करने वाली जो कमिटी है, उसके जो मेन मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो आरबीआई का मैनेजमेंट, वहां का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर।
ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर आरबीआई के एग्जीक्यूटिव हेड हैं और आरबीआई को रन करने के लिए 4 डिप्टी गवर्नर्स की ही जरूरत पड़ती है और कुछ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जरूरत भी पड़ती है। तो आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं। नंबर के हिसाब से याद रखिएगा कि आरबीआई के ये 26 गवर्नर आपके यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ से जो एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो क्या है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई यानी कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, हिस्टोरिकल फैक्ट है, पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। तो जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1935 में, तभी आरबीआई के गवर्नर बने। तो 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई के जो गवर्नर रहे सर ऑसबॉर्न स्मिथ रहे, जो कि एक ब्रिटिशर थे। उसके बाद जो आरबीआई के सेकंड गवर्नर जो आपके यहाँ पर बनते हैं उनका नाम रहेगा सर जेम्स टेलर। सर जेम्स टेलर। तो सर जेम्स टेलर की बात करें, ये भी एक ब्रिटिश गवर्नर थे आरबीआई के और ये 1937 से लेकर 1937 से लेकर 1943 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। और इसके बाद जो आरबीआई के थर्ड गवर्नर थे वो पहले भारतीय गवर्नर थे। शुरुआती जो 2 गवर्नर थे आरबीआई के, सर ऑसबॉर्न स्मिथ और सर जेम्स टेलर, ये दोनों ही ब्रिटिशर्स थे। आगे चल के जो आरबीआई के तीसरे गवर्नर अपॉइंट हुए वो थे आपके सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, पूरा नाम चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। तो ये आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। सीडी देशमुख साहब की अगर बात की जाए तो सीडी देशमुख साहब आरबीआई के क्या थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर आपके यहाँ पर थे। पहले भारतीय गवर्नर ये आपके आरबीआई के आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर आपके यहाँ पर थे, याद रखिएगा। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख साहब आपके थे। चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख साहब आपके यहाँ पर थे। तो सीडी देशमुख साहब आरबीआई के तो पहले गवर्नर थे ही, आरबीआई के तो पहले गवर्नर थे ही, साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पहले गवर्नर थे। यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत की आज़ादी के बाद जो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे वो भी सीडी देशमुख थे। तो सीडी देशमुख साहब 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस समय भारत के आरबीआई के जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख साहब थे। यहाँ तक सारे फैक्ट सभी को क्लियर। चलिए, और अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो आरबीआई के 26 गवर्नर हैं। नाम उनका रहेगा संजय मल्होत्रा। नाम उनका रहेगा संजय मल्होत्रा। आरबीआई के जो करंट में जो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये करंट हैं। आप आगे चल के जब आप अपना एग्जाम दें तो मे भी कोई आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बदल भी सकते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस समय आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है। जैसे कि करंट में डॉक्टर पूनम गुप्ता, मिस्टर स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव, ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं। तो आप जब एग्जाम दे रहे हैं उस समय हो सकता है कि कोई आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बदल जाएं, चेंज हो जाएं, तो आपको उस समय के हिसाब से अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। आगे हम बात करते हैं, आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, तो इसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं देश के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। ये हम सभी जानते हैं कि आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इस्टेब्लिश आपका यहाँ पर किया गया। यानी कि आरबीआई के पास इस कानून की पावर है, इस कानून की शक्ति है, राइट। और ये भी हम सभी जानते हैं कि इंडिया में बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, और भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट भी करता है आरबीआई। तो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए जो कानून आपका यहाँ पर है, जिससे आरबीआई को बैंकों को कंट्रोल करने की पावर मिलती है, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपको इन दोनों एक्ट्स के ईयर याद रखने हैं कि ये दोनों एक्ट्स किन किन ईयर्स में अप्रूव हुए। तो आरबीआई एक्ट है 1934 का और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है आपका 1949 का। हैव गिवन दी आरबीआई वाइड पावर्स, तो ये दोनों ही एक्ट्स आपके आरबीआई को वाइड पावर, शक्तियां यहां पर देते हैं कंट्रोल करने की, सुपरवाइज करने की सभी कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, इसके अलावा जो भी बैंक, अगर किसी भी नए बैंक को स्टैब्लिश होना है तो उसे बैंकिंग के लिए या बैंकिंग बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस लेना होता है।
तो अगर किसी भी नए बैंक को स्टैब्लिश होना है या बैंक का लाइसेंस लेना है तो वो भी कौन देता है? आरबीआई देता है। बैंक अगर अपनी ब्रांचेस का एक्सपांशन चाहते हैं, अपनी नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उन्हें किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? इसके लिए भी उन्हें आरबीआई से ही अप्रूवल आपकी यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, बैंकों का मैनेजमेंट, काम करने का तरीका, ये सब भी आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, कई बार जब कोई बैंक ठीक तरीके से काम नहीं करता या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा होता है, डूबने की कगार पर होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज किया जाता है, तो बैंकों की जो मर्जर की प्रोसेस होती है उसे भी कौन अप्रूव करता है? आरबीआई अप्रूव करता है। रिकंस्ट्रक्शन एंड लिक्विडेशन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब कई बार मर्जर ही इकलौता सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार हम क्या करते हैं, अगर कोई बैंक डूबने की कगार पर है या वो फाइनेंशियली काफ़ी वीक आपका यहाँ पर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में उसे रीफाइनेंस करके, उसे और कैपिटल प्रोवाइड करा के वापस से इस बैंक को रिकंस्ट्रक्ट, वापस से खड़ा करने लायक बनाने में भी आरबीआई हेल्प करता है। और अंततः अगर बैंक बंद होने वाला है तो उसकी लिक्विडेशन की प्रोसेस, दिवालिया होने की प्रोसेस, ये सब भी आरबीआई की देखरेख में ही आपकी यहाँ पर होती है। और आगे बात करते हैं आरबीआई के फंक्शंस को कि आरबीआई भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर कौन-कौन से काम करता है या आरबीआई के पास कौन-कौन सी जिम्मेदारियां हैं देश के सेंट्रल बैंक के तौर पर। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो आरबीआई के पास है वो है इशू ऑफ करेंसी। हमारे देश में करेंसी इशू करने का जो काम है या जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई की है। तो आरबीआई इंडिया के अंदर एक सोल अथॉरिटी है, इकलौती अथॉरिटी है जो करेंसी वगैरह इशू करती है इंडिया में। लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सब्सिडरी कॉइन्स को छोड़कर, यानी कि 1 रुपए का जो करेंसी नोट होता है और सब्सिडरी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, इनकी जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं होती। इनकी जो जिम्मेदारी होती है 1 रुपए का नोट और सब्सिडरी कॉइन्स, इनकी जिम्मेदारी होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। देश के वित्त मंत्रालय की ये जिम्मेदारी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो 1 रुपए का करेंसी नोट और सिक्कों को छोड़कर, तो 2 रुपए का नोट और 2 रुपए से ऊपर के सभी नोट्स इंडिया में उनको इशू करना, उनकी सप्लाई पूरी करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको प्रिंट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इश्यू भी कहते हैं। बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंक ऑफ इश्यू भी कहते हैं। किसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक एक्ट 1934, हमने अभी पीछे देखा कि आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। तो इस कानून का सेक्शन नंबर 22 ये कहता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि आरबीआई, उसके पास इकलौता अधिकार है, उसके पास सोल राइट है टू इशू दी बैंक नोट्स, बैंक के नोट्स को जारी करने का, और वो भी सभी डिनोमिनेशंस में, मतलब सभी मूल्य वर्ग के जो करेंसी नोट हैं, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर। तो 1 रुपए का नोट आरबीआई जारी नहीं करता, 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय। 1 रुपए के नोट को छोड़कर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए और कुछ समय पहले तक चलने वाला 2000 रुपए, ये सभी करेंसी नोट आरबीआई ही जारी करता है, वित्त मंत्रालय नहीं। वित्त मंत्रालय केवल 1 रुपए का नोट और जो सिक्के होते हैं उनको जारी करता है। तो 1 रुपए का नोट यानी कि 1 रुपी नोट्स और सभी के सभी जो आपके सिक्के होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के तहत भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय इनको क्या करता है? जारी करता है। वर्तमान में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन हेड करता है? मिसेज निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की करंट फाइनेंस मिनिस्टर आपकी यहाँ पर बनती हैं। आगे बात कर लेते हैं कि आरबीआई और कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, आरबीआई और कौन-कौन से काम करता है, आरबीआई की और कौन-कौन सी जिम्मेदारियां हैं। जैसे कि इट एक्सेप्ट मनी एंड मेक्स पेमेंट एंड आल्सो कैरीज आउट देयर एक्सचेंज एंड रेमिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट। एक चीज और याद रखिएगा कि आरबीआई बैंकों का बैंक तो है ही, आरबीआई भारत सरकार का बैंक भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, ठीक है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता है, तो अगर आपको पेमेंट करनी है
तो आप पेमेंट करोगे, लेकिन आपके बिहाफ पर वो पेमेंट एसबीआई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर किसी को पैसे ट्रांसफर किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन से, तो भले ही आप एसबीआई की एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा एसबीआई के पास है, आपका अकाउंट एसबीआई के पास खुला है। तो आपने जब एप्लीकेशन पर ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये पैसा इस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दो, तब एसबीआई ने आपके कहने पर, आपके ऑर्डर पर वो पैसा उठाकर किसको ट्रांसफर कर दिया? उस व्यक्ति को कर दिया। तो आपका बैंकर कौन है? आपका बैंकर है एसबीआई। ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार के लिए, भारत सरकार को कहीं से अगर पैसा मिलता है, भारत सरकार के बिहाफ पर कहीं पर पेमेंट करना है, ठीक है, या फिर भारत सरकार के लिए करेंसी एक्सचेंज, उसे डॉलर या दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर पेमेंट हो सके, तो ये सब कुछ कौन करता है? ये सब कुछ भी आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, आगे बात करें। इट मेक्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज। तो लोकल अथॉरिटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जरूरत पड़ने पर जो लोन है वो प्रोवाइड करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ट्रेजरी बिल भी सेल करता है टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ट्रेजरी बिल के बारे में हम लोग मनी मार्केट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए शॉर्ट में ये पढ़ लो कि ट्रेजरी बिल को शॉर्ट में टी बिल भी कहते हैं। टी बिल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार को जब पैसों की आवश्यकता होती है तो भारत सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से, भारत सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से क्या करती है? मार्केट से पैसा बोरो करती है। भारत सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से, भारत सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से पैसा बोरो करती है, पैसा उधार लेती है। ठीक है, तो जब भारत सरकार को पैसा उधार लेना होता है मार्केट से, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए पैसा उधार लिया जाता है वो ट्रेजरी बिल होता है। ट्रेजरी बिल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। 91 डे का भी ट्रेजरी बिल होता है जब भारत सरकार को लगभग 3 महीनों के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। 182 डेज का भी ट्रेजरी बिल होता है जब भारत सरकार को लगभग 6 महीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। और 364 डेज के लिए भी ट्रेजरी बिल होता है जब भारत सरकार को लगभग 1 साल के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। ट्रेजरी बिल के ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे बट मनी मार्केट वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए इतना मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करना होता है, एक्चुअली होता क्या है कि जब अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी का मतलब है यहां पर कैश, अगर अर्थव्यवस्था में कैश ज्यादा है, कैश मतलब लिक्विडिटी, तो उसे कम करना है तो सरकार ट्रेजरी बिल जारी करवाती है। और ट्रेजरी बिल जारी करने से होता क्या है कि सरकार को उधार मिल जाता है पैसा, तो मार्केट क्या करता है? ट्रेजरी बिल परचेज करता है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ट्रेजरी बिल को परचेज करते हैं और ट्रेजरी बिल को परचेज करने की वजह से वो पैसा देते हैं आरबीआई को। और इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में जो कैश था, ज्यादा एक्सेस कैश था या जो सरप्लस कैश था वो कम हो जाता है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर भारत सरकार का बैंक है आरबीआई, तो जब हमारा बैंक होता है कोई जिसमें हमारा खाता खुला होता है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा बैंक हमें होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन देता है। ठीक उसी प्रकार से क्योंकि सरकार का बैंक है आरबीआई, तो जब सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो भारत सरकार भी उधार लेती है। तो यहाँ पर वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसको कहते हैं WMA, इसको कहते हैं WMA। तो WMA क्या है? WMA बेसिकली एक फैसिलिटी है। तो WMA फैसिलिटी के तहत आरबीआई भारत सरकार को 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए लोन भी देता है, पैसा उधार भी देता है। ठीक है, इट एक्ट्स एट द एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, सरकार को सलाह देने का काम भी आरबीआई का है। सभी तरह के मॉनेटरी मैटर्स में और सभी तरह के बैंकिंग मैटर्स में आरबीआई क्या करता है? भारत सरकार को एडवाइस भी देता है, सलाह भी देता है। बैंकों का बैंक भी है आरबीआई। जिस तरीके से हमारे लिए हमारा बैंक एसबीआई, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक उसी तरह बैंकों के जो पापा जी हैं वो आरबीआई हैं। बिल्कुल हाँ, बैंक छोटे छोटे आप उनको मान लो एक तरीके से कस्टमर, और बैंकों का बैंक आपका कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास ऐसी एक्सटेंसिव पावर है कि वो पूरे हमारे देश के कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उस पर निगरानी करता है, उसको सुपरवाइज करता है अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके,
तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिनिमम सीआरआर। हम लोग अभी आगे इसी टॉपिक में, इसी लेक्चर में हम लोग आगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे कि सीआरआर क्या होता है। अभी के लिए आपको यह समझना है कि हमारे देश में अगर किसी भी बैंकिंग कंपनी को बैंकिंग का बिजनेस रन करना है, तो हर बैंक को इंडिया के अंदर अगर काम करना है तो उसे सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। आप इसे एक तरीके से एक रिजर्व समझ लीजिए, एक फंड समझ लीजिए। तो अगर इंडिया में बैंकिंग कारोबार करना है तो हर बैंक को एक सीआरआर फंड मैनेज करना होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये करना कंपलसरी है। तो आरबीआई की ये जिम्मेदारी है कि वो हर बैंक से सीआरआर मेंटेन करवाए अपने पास। सीआरआर एग्जैक्टली क्या होता है, क्यों ये जरूरी है, ये हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। जरूरत पड़ने पर आरबीआई फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है बैंकों को और स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों को। जरूरत पड़ने पर उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करता है। अगर वो बैंक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में है या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो उनकी मदद करता है, उन्हें पैसा प्रोवाइड करता है, उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। इनेबल्स बैंक्स टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद द आरबीआई। हमारे देश में जो भी बैंक हैं वो आरबीआई के पास एक अकाउंट मैनेज करते हैं फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन बैलेंस। इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक में थोड़ा सा और अच्छे से। आरबीआई की और क्या जिम्मेदारियां हैं? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो आरबीआई फंक्शन करता है, काम करता है एज द कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब है कि इंडिया में जितनी भी विदेशी मुद्राएं हैं, लाइक डॉलर है, युआन है, यूरो है ना, तो जितनी भी फॉरेन करेंसी है इंडिया के अंदर, जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसका जो फंड मैनेज करता है वो आरबीआई करता है और इसे फॉरेक्स सर्विस में गिना जाता है। फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आप फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं और आपको डॉलर्स की जरूरत है तो आप इंडिया के अंदर फॉरेक्स सर्विसेज ले सकते हैं, यानी कि आप रुपी जमा करके आप डॉलर्स खरीद सकते हैं कुछ कमीशन देकर। तो इंडिया में विदेशी मुद्राओं का जो भंडार है, फॉरेक्स का जो रिजर्व है, वो किसके पास रहता है, उसकी कस्टडी किसके पास है, उसका कस्टोडियन कौन है? आरबीआई। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब यहां पर बेसिकली उधार से है। अब ऐसा भी ना हो कि बाजार में बहुत ही सस्ता लोन मिलने लग जाए और बाजार में उधार लेना बहुत आसान हो जाए। अगर बहुत ही सस्ती दरों पर लोन मिलेगा तो इसकी वजह से मार्केट में लोगों के पास कैश बहुत बढ़ जाएगा, है ना, तो उसको भी कंट्रोल करना होता है। सो बाय मेकिंग फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम इसी टॉपिक में आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सभी रेट्स में आरबीआई फ्रीक्वेंट क्या करता रहता है? चेंजेस करता रहता है, बदलाव करता रहता है, ताकि बाजार में जो हमें उधार मिल रहा है वो सस्ता ना मिले। मतलब सस्ता ना मिले इन द सेंस कि बाजार में जो उधार जा रहा है, उधार के तौर पर जो कैश या लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज हो रही है वो बैलेंस्ड बनी रहे, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है, ठीक है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इंडिया के अंदर ऋण का, उधार का अंतिम ऋणदाता भी है आपका आरबीआई। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है कि सेंट्रल बैंक हेल्प करता है ऑल द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, आर्थिक मंदी, ग्लोबल रिसेशन जैसे हालात आते हैं, कोविड पेंडेमिक जैसे हालातों में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, तो ऐसे में बैंकों की मदद, उन्हें लोन वगैरह प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करना, ये सभी भी आरबीआई की जिम्मेदारी है। रेगुलेटर। आरबीआई इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करता है, मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, ये इसका रेगुलेटर भी है। और के आरबीआई की मदद करने के लिए, आरबीआई की हेल्प करने के लिए कुछ सब्सिडरीज भी हैं, यानी कि आरबीआई की कुछ सहायक कंपनियां भी हैं। तो आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। तो सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो सब्सिडरीज क्या होती हैं या सब्सिडरीज बैंक क्या होते हैं? सब्सिडरीज या सब्सिडरीज बैंक की बात करें तो ये वो कंपनियां, ये वो बैंक होता है जिस पर कोई दूसरा बैंक या किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल होता है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिस पर नियंत्रण किसी दूसरी कंपनी का होता है, या तो उनकी कैपिटल होती है या मैनेजमेंट उनका होता है। तो जब एक कंपनी को, जैसे कि ये है आपकी कंपनी ए,
अगर एक कंपनी को कंट्रोल और मैनेज किया जाता है कंपनी बी के द्वारा, या तो फंडिंग ही दूसरी कंपनी की है, मतलब कंपनी ए को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो कंपनी बी से आता है, तो कंपनी बी कंपनी ए को कंट्रोल करती है, या कंपनी ए कंपनी बी की सब्सिडरी है, या फिर कंपनी ए का जो मैनेजमेंट है वो कंपनी बी कंट्रोल करती है। तो ऐसे में हम कंपनी ए को या बैंक ए को हम बैंक बी का सब्सिडरी कहेंगे। तो इसी तरह से आरबीआई की भी सब्सिडरीज हैं, और आरबीआई की टोटल 5 सब्सिडरीज हैं इस समय, जिनको आरबीआई कंट्रोल करता है, जिन पर ऑनरशिप आरबीआई की है। पहली है डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आगे हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड तीसरी है। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड चौथी है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज पांचवी जो सब्सिडरी है आरबीआई की, उसका नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। पांचवी सबसे लेटेस्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। कभी नेशनल हाउसिंग बैंक भी आरबीआई की सब्सिडरी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 2019 को जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन रिलीज किया उसके तहत नेशनल हाउसिंग बैंक जो पहले आरबीआई की सब्सिडरी था, अब वो भारत सरकार के फुल्ली कंट्रोल में आ चुका है। यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक अब भारत सरकार का हो गया, अभी आरबीआई का नहीं रहा। आरबीआई की पहली सब्सिडरी आपकी यहां पर है डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। डिपॉजिट इंश्योरेंस का क्या मतलब है? डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब है कि जो भी पैसा हम बैंकों में डिपॉजिट करते हैं, बैंकों में अलग अलग खातों के माध्यम से हम पैसा जमा करते हैं, पब्लिक का पैसा जमा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए, बैंक बंद हो जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, बैंक बर्बाद हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो पब्लिक की डिपॉजिट बैंकों के पास होती है उसका भी क्या होता है, उसका भी इंश्योरेंस होता है, और उसका इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है डीआईसीजीसी। तो इंडिया में जो आज हम डिपॉजिट इंश्योरेंस जानते हैं, इसकी शुरुआत इंडिया में 1962 में हुई थी, और इंडिया दुनिया का दूसरा देश है। इंडिया ने जब शुरू किया था, ठीक है, तो इंडिया तब दुनिया का दूसरा देश था जहां पर डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का सिस्टम था। दुनिया का पहला देश अमेरिका था जिसने 1933 में डिपॉजिट पर इंश्योरेंस वाला सिस्टम शुरू किया था। ठीक है, कि अगर आपका पैसा बैंक में जमा है और बैंक डूब जाता है तो आपको इंश्योरेंस के तौर पर इस समय मैक्सिमम इंश्योरेंस आपको जो मिलता है वो 5 लाख रुपए तक का मिलता है, जो कि डीआईसीजीसी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो फंक्शंस ऑफ द डीआईसीजीसी, डीआईसीजीसी के जो फंक्शंस हैं, काम करने का तरीका है, आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द डीआईसीजीसी एक्ट 1961। तो जो डीआईसीजीसी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है वो डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के तहत कंट्रोल होता है, और इसे फ्रेम किया गया है, बनाया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो हमारे देश में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, डिपॉजिट पर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना और क्रेडिट फैसिलिटीज की गारंटी भी कौन देता है? डीआईसीजीसी ही आपकी यहाँ पर लेता है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो 5 लाख रुपए तक उस पर इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में 5 लाख से ज्यादा जमा है तो मैक्सिमम, और अगर बैंक डूब जाता है तो मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक बैंक में एक व्यक्ति का मैक्सिमम, एक ही खाता मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और वो आपने अलग अलग दो बैंकों में 5-5 लाख जमा किए हैं और दोनों बैंक डूब जाते हैं, तो आपको दोनों ही बैंकों से 5-5 लाख रुपए का अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर वही पैसा पूरा का पूरा 10 लाख अगर आप एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं और वो बैंक अगर डूब जाता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेंगे उस बैंक से, बाकी का 5 लाख का जो अमाउंट है वो आपका डूब जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, अगली सब्सिडरी जो आरबीआई की है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो नोट मुद्रण, इन दो वर्ड्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नोट मुद्रण का मतलब है नोटों की छपाई। तो 1995 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में आपके यहाँ पर लोकेटेड है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इसका काम क्या है? ये कंपनी इन्वॉल्व है इन द प्रोडक्शन ऑफ द बैंक नोट्स इन इंडिया। तो भारत में जो करेंसी नोट्स हैं, भारत में जो बैंकिंग के नोट्स प्रोड्यूस होते हैं, करेंसी नोट जो छापे जाते हैं, उसमें ये कंपनी भी आपकी यहाँ पर इन्वॉल्व है।
तो देश में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से करेंसी प्रिंट करते हैं। तो बेसिकली जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अंडर में इंडिया में दो प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां पर नोट छपते हैं। पहली प्रिंटिंग प्रेस है मैसूर कर्नाटका में और दूसरी प्रिंटिंग प्रेस है सालबोनी वेस्ट बंगाल में। बाकी की जो दो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो एक नासिक महाराष्ट्र में है और दूसरी देवास मध्य प्रदेश में है। तो बाकी की जो दो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो भारत सरकार के अधीन है। ठीक है। तो इसके अलावा इंडिया में टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो कि करेंसी नोट प्रिंट करती हैं। तो बाकी की दो हैं नासिक महाराष्ट्र में एक है और अगली है देवास मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से इंडिया में टोटल 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं। पहली सालबोनी वेस्ट बंगाल में है, अगली मैसूरू कर्नाटका में है। ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस कंट्रोल होती हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। रिमेनिंग जो दो आपकी यहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं, एक है आपकी नासिक महाराष्ट्र में और दूसरी है आपकी देवास मध्य प्रदेश में। ये दोनों भारत सरकार कंट्रोल करती है। ये दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार कंट्रोल करती है। याद रखिएगा, इंडिया में सिक्के भी बनाए जाते हैं, सिक्के भी ढाले जाते हैं। सिक्के बनाने का काम या सिक्कों को ढाले जाने का काम 4 मिंट्स करती हैं। मिंट का मतलब हिंदी में होता है टकसाल। टकसाल वो जगह होती है जहां पर करेंसी कॉइन्स बनाए जाते हैं। तो टोटल 4 जो आपकी यहाँ पर मिंट्स हैं, तो चारों की चारों जो मिंट्स हैं वो भारत सरकार के अंडर में आती हैं क्योंकि इंडिया में सिक्के बनाने की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की है। तो पहली है मिंट आपकी मुंबई में, दूसरी हैदराबाद में, तीसरी कलकत्ता या कोलकाता में, चौथी नोएडा उत्तर प्रदेश में। इन 4 लोकेशंस पर करेंसी कॉइन बनाने वाली टकसालें आपकी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सब्सिडरी आरबीआई की, वो है रैबिट। रैबिट का फुल फॉर्म आपका यहां पर बनता है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2016 में हुआ था। रैबिट का काम बेसिकली ये है कि आरबीआई के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए सर्विसेज डिलीवर करना, उनके लिए एसेट्स को सेफगार्ड करना, साइबर खतरों को कम करना, साइबर थ्रेट या साइबर अटैक वगैरह को रोकना और उनको आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना। चौथी जो आपकी सब्सिडरी है उसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज। तो IFTAS की अगर मैं बात करूं तो इसका काम बेसिकली आरबीआई और आरबीआई के जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जितने भी बैंक आरबीआई से रिलेटेड हैं, आरबीआई से जुड़े हुए हैं, आरबीआई से रिलेटेड नेटवर्क को रन करते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलीड सर्विसेज कंपनी का नाम काम ये है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सपोर्ट और सर्विस होती है वो आरबीआई के साथ साथ सभी बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराना। यानी कि सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आरबीआई के नेटवर्क को यूज करते हैं उनको सर्विसेज देना इसका काम है। अगली सब्सिडरी है जो आरबीआई की सबसे लेटेस्ट सब्सिडरी है, नाम है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसे स्टैब्लिश किया गया था 2022 में। इसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु शहर में। ये होली ऑन्ड सब्सिडरी है। होली ऑन्ड का मतलब है कि इसमें 100 आउट ऑफ दी 100% जो ऑनरशिप है, मतलब आरबीआई के अलावा और कोई इस कंपनी का ऑनर नहीं है। सारी की सारी ऑनरशिप 100% कैपिटल आरबीआई की है और इसे सेटअप किया गया था टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एन एनवायरमेंट दैट एक्सेलरेट द इनोवेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल सेक्टर। तो आजकल आप देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में नए नए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, नई नई टेक को यूज किया जा रहा है बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को और इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इनोवेट करने के लिए। तो समय के साथ टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना, इनोवेशन, ये सब काम जो है वो आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का है। तो वीडियो का बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया जिसमें हमने आरबीआई के ऊपर कंप्लीट डिटेल हम लोगों ने डिस्कस करी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे वर्क करता है, क्या पावर्स हैं आरबीआई की, सब कुछ। आरबीआई के फंक्शंस में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, उन सब को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब मॉनेटरी पॉलिसी पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति।
मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई देश में मनी की सप्लाई को, कैश की सप्लाई को गाइड करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे, देश की जीडीपी ग्रोथ बनी रहे, देश में एम्प्लॉयमेंट बना रहे, देश ग्रो करता रहे। मनी सप्लाई का मतलब है उधार वगैरह को कंट्रोल करना, कैश को कंट्रोल करना, चेक पेमेंट्स को कंट्रोल करना, मनी मार्केट को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। आखिर क्यों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, क्यों आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करता है? क्योंकि इससे क्या होता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है देश में महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। और दूसरा कि अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना या अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। तो ये दो काम है, पहला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बेरोजगारी को नियंत्रित करना, और तीसरा अगर आप इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर पाए तो इसका मतलब है कि इंडिया ग्रो करेगा, यानी कि देश की जीडीपी ग्रो करना। ये यहां पर मेन एम है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है या मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज कैसे होती है? मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है, जिसे एमपीसी कहते हैं, ठीक है। तो एमपीसी ही क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, तो रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट रेट होता है, ठीक है। तो इस रेपो रेट को फिक्स करने का जो काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है, या इनडायरेक्टली मैं ये कहूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर आपके यहां पर होते हैं। 3 मेंबर होते हैं भारत सरकार की तरफ से, 3 मेंबर होते हैं आरबीआई की तरफ से। और आरबीआई की तरफ से जो 3 मेंबर्स होते हैं उसमें गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर इंक्लूड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हेड कौन होते हैं? ये जो 6 सदस्यों वाली कमेटी होती है, 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हेड करते हैं उस समय के आरबीआई गवर्नर। तो जो भी जिस समय आरबीआई का गवर्नर होता है वो उस समय की मॉनेटरी पॉलिसी को भी क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट आपका यहाँ पर करता है। अब हम सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट टूल्स को डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट टूल्स में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरआर को, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को। करंट में जो सीआरआर का रेट है वो 4% के आसपास चल रहा है। हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आता है, जिसे बोलते हैं बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। तो उस समय जो भी महंगाई होती है उसके हिसाब से रेपो रेट को तय किया जाता है, ठीक है। तो हर 2 महीने में रिव्यू होने पर सीआरआर की दर बदल भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सीआरआर का रेट है 4%, इसी तरीके से एसएलआर का रेट है 18%, इसी तरीके से मैं आगे बात करूं रेपो रेट है 5.50%, रिवर्स रेपो है 3.35%। ये सब करंट रेट्स हैं, ये बदल भी सकते हैं। अगली बार मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आए तो मे बी इन्फ्लेशन कम या ज्यादा होने की वजह से इनको बदला भी जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कब बदलाव होता है, कब इन्हें इंक्रीज किया जाता है, कब इन्हें डिक्रीज किया जाता है। पहले आप इनको समझ लीजिए। सीआरआर क्या होता है? सीआरआर एक एवरेज डेली बैलेंस होता है जो हर बैंक को इंडिया में मेंटेन करना जरूरी है आरबीआई के पास। और यहाँ पर वो जो ये 4% मैनेज करते हैं वो अपनी एनडीटीएल का मैनेज करते हैं। मतलब सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा और समझाइए। देखिए, हर बैंक के पास होता है एक एनडीटीएल, यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो एनडीटीएल बनता है कासा और राफा से। एनडीटीएल बनता है किससे? कासा और राफा से। कासा और राफा क्या है? कासा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, राफा का फुल फॉर्म है रिकरिंग अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एक बैंक में 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी। तो जब पब्लिक इसमें डिपॉजिट डालती है, जब भी पब्लिक बैंकों में पैसा डिपॉजिट करती है तो वो या तो करंट अकाउंट में करती है, सेविंग्स अकाउंट में करती है, एफडी में करती है, आरडी में करती है, राइट।
तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि बैंकों के पास जो भी पब्लिक डिपॉजिट आती है, बैंकों के पास जो भी पब्लिक डिपॉजिट आती है या पब्लिक यानी कि जनता जो भी पैसा डिपॉजिट करती है किसके पास, बैंक के पास, जो भी पैसा डिपॉजिट करती है बैंक के पास, तो वो होता है या वो कहलाता है एनडीटीएल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे देश की पब्लिक ने किसी एक बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी के माध्यम से 1,000 रुपए अगर आपके यहां पर डिपॉजिट किए हैं, तो ऐसे में 4% अगर सीआरआर रेट चल रहा है तो 1,000 का 4% 40 रुपए होगा। तो 40 रुपए हमें कैश फॉर्म में रिजर्व रखना होगा, 40 रुपए हमें कैश फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा। और इसी का जो रेशियो है वो है 4%, यही कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इंडिया में हर बैंक जो अपना बैंकिंग बिजनेस रन करता है, इंडिया का हर बैंक जो बैंकिंग बिजनेस रन करता है, बैंकिंग बिजनेस रन करता है, उस बैंक में जो भी पब्लिक डिपॉजिट आती है उसका जो टोटल होता है वो एनडीटीएल कहलाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहलाता है, राइट। ठीक है। और उसका 4%, अगर करंट में सीआरआर 4% है तो उसका 4% कैश फॉर्म में हमें रिजर्व रखना होता है। इसी रेशियो को सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जब इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाती है, महंगाई ज्यादा हो जाती है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सीआरआर के रेट को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब यह है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, कैश ज्यादा है, तो ऐसे में अगर सीआरआर को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा पैसा बैंकों को किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। 4% से बढ़ाकर अगर इसे 6% कर दिया तो अब बैंक को 40 रुपए नहीं बल्कि 60 रुपए आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो इससे होता यह है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को सीआरआर ज्यादा मैनेज करना होता है आरबीआई के पास। और जब बैंकों के पास इस वजह से पैसा कम हो जाता है तो मार्केट में वो कम उधार देते हैं, कम लोन देते हैं, और इससे मार्केट की महंगाई कंट्रोल होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टूल है एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो करंट में 18% है। तो ये भी एनडीटीएल के हिसाब से ही काउंट होता है, लेकिन ये पैसा कैश फॉर्म में रिजर्व नहीं रखना होता और ना आरबीआई के पास होता है। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर जो 4% है ये कैश फॉर्म में रिजर्व रखना होता है, और ये कैश फॉर्म में रिजर्व में रखना होता है आरबीआई के पास। बट एसएलआर कैश फॉर्म में रिजर्व नहीं रखना होता, थोड़ा बहुत कैश में हो सकता है। ठीक है। ये थोड़ा बहुत कैश में मेंटेन होता है, थोड़ा बहुत इसमें गोल्ड वगैरह रिजर्व रखा जाता है, और थोड़ी बहुत लिक्विड एसेट्स जिन्हें मतलब जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, जिसे जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो जो एसएलआर बेसिकली होता है वो बैंक अपने पास ही मेंटेन करता है, आरबीआई के पास नहीं। एसएलआर का जो फंड होता है या एसएलआर जो रेशियो है, इसका रिजर्व बैंकों के पास होता है, और इसमें थोड़ा बहुत कैश, थोड़ा बहुत गोल्ड और थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, आपको क्लियर होगा, सुनिएगा जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये भी एनडीटीएल में ही मैनेज होता है। तो जो भी बैंक के पास, कोई एक बैंक ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जो भी पैसा पब्लिक डिपॉजिट करेगी वो एनडीटीएल कहलाएगा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी किससे बना होता है, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और एफडी आरडी। एफडी आरडी को कहते हैं राफा, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट। तो जो भी पैसा पब्लिक से डिपॉजिट होता है वो पैसा एनडीटीएल, एनडीटीएल का 18%। तो इसका मतलब यह है कि 100 रुपए का 18% हो जाएगा 18 रुपए, राइट। तो ये 18 रुपए जो आपके यहाँ पर होंगे ना, ये 18 रुपए में थोड़ा बहुत कैश, थोड़ा बहुत गोल्ड, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है ट्रेजरी बिल। तो 18 रुपए में से आप ऐसे हो सकता है कि 8 रुपए कैश में, बचे हुए 10 रुपए में थोड़ा बहुत गोल्ड, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब कुछ रिजर्व में रखना होता है बैंक को अपने पास। क्यों करना होता है, अब आप पूछोगे कि जो पैसा पब्लिक हमारे पास डिपॉजिट करती है, जो पैसा पब्लिक बैंक के पास डिपॉजिट करती है, उस पैसे का 18% हम कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैनेज क्यों करते हैं, क्योंकि जब बैंक का बुरा वक्त आएगा तो उस समय ये जो रिजर्व आपकी यहाँ पर है, इस रिजर्व से बैंक को काफी हेल्प मिलेगी उस बुरे वक्त से लड़ने के लिए। आप भी तो अपने घर में थोड़ा बहुत पैसा अलग से रखते हैं, है ना, और ये पैसा इसलिए रखा जाता है कि जब बुरा वक्त आएगा तो इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इमरजेंसी में जब बैंक के हालात खराब होंगे तो ये जो 18% हमने अमाउंट रिजर्व करके रखा है, ये बैंक को हेल्प करेगा उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से उबरने के लिए।
ठीक है, वो सभी थे डायरेक्ट टूल्स। सीआरआर और एसएलआर हैं मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट टूल्स, और आगे जितने भी हम टूल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के इनडायरेक्ट टूल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रेपो रेट। तो जैसे हमें जब कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने बैंक से जाकर लोन लेते हैं, राइट। तो इसी हिसाब से जब बैंकों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंकों के बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं। सिंपल सी बात है कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उनको भी ब्याज देना होता है। जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो हमें बैंक को ब्याज पे करना होता है। ठीक उसी प्रकार जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो उन्हें भी एक तरीके की ब्याज दर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, वो रेपो रेट होता है। तो रेपो रेट एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर होता है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंकों को लिक्विडिटी देते हुए। लिक्विडिटी का मतलब कैश, यानी कि बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें आरबीआई के पास कोलेट्रल देनी होती है। जैसे हम अगर बैंक से कोई लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है, राइट। उसी तरह से जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो जो भी अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल वगैरह, तो जो भी ट्रेजरी बिल या जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो उनको वहां पर क्या कर देते हैं, एज अ कोलेट्रल गिरवी रख देते हैं। और इन कोलेट्रल के बेस पर उन्हें पैसा आरबीआई से मिल जाता है। और जितने समय तक वो पैसा अपने पास रखेंगे, वैसे तो नॉर्मली इसका टाइम पीरियड 90 डेज से कम ही होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन होता है, लेकिन जब तक ये पैसा उनके पास रहेगा उस हिसाब से उन्हें 5.50% रेपो रेट इंटरेस्ट रे आरबीआई को पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट भी होता है। रिवर्स रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा आती है लेकिन लोन पब्लिक ज़्यादा नहीं लेती। कई बार ऐसा होता है कि बैंकों के पास डिपॉजिट तो बहुत आती है लेकिन लोन लोग कम लेते हैं, तो ऐसे में बैंक के पास डिपॉजिट का जो अमाउंट है बहुत बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि उस सरप्लस अमाउंट को वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास भी डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आरबीआई से उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे। जैसे कि हमारे पास अगर घर में कैश ज़्यादा हो गया है तो फिर हम कैश उठाकर बैंक में जमा कर देते हैं, है ना, कि भाई ब्याज ब्याज मिलता रहेगा। तो ये भी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर होता है। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, बैंकों में जब लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक चाहें तो अपने इस एसेट को या अपनी इस लिक्विडिटी को आरबीआई के पास रख सकते हैं, आरबीआई के पास दे सकते हैं उनको उसके तौर पर, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पर, और उस पर उनको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पर मिल जाता है। तो इससे बैंकों को भी फायदा रहता है। ठीक है, और जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो ऐसे में रिवर्स रेपो रेट मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। नेक्स्ट वन इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एसडीएफ रेट। ये नया टर्म है, ये नया टूल है जो मॉनेटरी पॉलिसी में लेटेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्चुअली केवल रिवर्स रेपो रेट काफ़ी नहीं है मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये नया टूल इजाद किया गया एसडीएफ रेट, ये भी एक इंटरेस्ट रेट ही होता है। तो कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं अपनी एक्सेस लिक्विडिटी को। बैंकों के पास अगर ज़्यादा कैश है, ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं, विदाउट एनी कोलेट्रल वो डिपॉजिट कर सकते हैं, और इस पर उन्हें 5.75% ब्याज मिल जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा टूल है रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो रेट के अलावा, जिससे हम बैंकों के पास जो लिक्विडिटी है या जो मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उस पैसे को मार्केट से, बैंकों से आरबीआई अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकता है। इस टूल से आरबीआई मैनेज करता है लिक्विडिटी को इन द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि अगर वो ब्याज दर बढ़ा देगा तो बैंक फिर यही चाहेंगे, अगर आपका बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे तो आप ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करना चाहोगे ना बैंक के पास। तो ठीक उसी प्रकार अगर आरबीआई ये रेट इंक्रीज कर देता है तो फिर बैंक ज़्यादा पैसा जमा कर देते हैं आरबीआई के पास, तो इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, एमएसएफ क्या है। एमएसएफ रेट इस समय 5.75% चल रहा है। ये बेसिकली एक फैसिलिटी है, एक सुविधा है। तो जितने भी हमारे देश में स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आपके यहाँ पर हैं, अगर हमारे देश में बैंकों को ओवरनाइट मनी की ज़रूरत है, मतलब एक दिन के लिए पैसा उधार चाहिए,
कहीं पर कोई इमरजेंसी क्रिएट हो गई है या फिर बैलेंस मेंटेन करना है या कुछ और प्रॉब्लम है, एक दिन के लिए उधार चाहिए तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर मिल जाता है ओवरनाइट मनी के लिए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? And this provide a safety valve against the unanticipated liquidity shocks to the banking system। तो अगर अचानक से किसी बैंक के पास कैश की किल्लत हो जाए, लिक्विडिटी का इशू हो जाए, तो वो एमएसएफ पर भी लोन आपका यहाँ पर ले सकते हैं। बैंक रेट इस समय है 5.75%। हमने जैसे कि अभी देखा कि जो आपका रेपो रेट था, रेपो रेट पर भी बैंकों को लोन मिल जाता है, लेकिन रेपो रेट पर जो लोन मिलता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिलता है। बैंक रेट पर जो बैंकों को लोन मिलता है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के मिलता है, मतलब 90 प्लस डेज के लिए उनको लोन इसमें मिल जाता है, 90 दिनों से ज्यादा के लिए। इसके लिए भी बैंकों को क्या करना पड़ता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह आरबीआई को देने पड़ते हैं, या कमर्शियल पेपर्स गिरवी रख सकता है वो आरबीआई के पास। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर्स, ये सब गिरवी रखने के बाद या इनको एक तरीके से आरबीआई क्या करता है, बाय कर लेता है। तो जो भी वैल्यू बैंक के कमर्शियल पेपर्स या बिल ऑफ एक्सचेंज की है, उसको रीडिस्काउंट करके जो पैसा बनेगा वो पैसा आरबीआई किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। और जब तक ये पैसा बैंक के पास रहेगा, बैंक को ब्याज भरना पड़ेगा, और जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो बैंक को ये सब रीडिस्काउंट कराना, मतलब वापस से बिल ऑफ एक्सचेंज और कमर्शियल पेपर बैंक को वापस खरीदना होगा, लेकिन ब्याज दर पे करके, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लो कि बैंक कमर्शियल पेपर या बिल ऑफ एक्सचेंज देकर लंबी अवधि के लिए पैसा उधार ले सकते हैं आरबीआई से और बाद में वापस कर सकते हैं। तो ये आपका बैंक रेट के तहत होता है, जिसका इंटरेस्ट इस समय या जिसका डिस्काउंट या रीडिस्काउंट अमाउंट इस समय या रेट इस समय 5.75% है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 49 बैंकों को बैंक रेट के तहत पैसा देने के लिए मतलब लीगल प्रोविजन आपके यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ, ये बेसिकली एक प्रक्रिया है, ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ये क्या प्रोसेस है? जब भी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है और बेचता है, तो इस प्रोसेस को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल वगैरह, यानी कि सरकार ने जो पैसा उधार लिया है और वापस कर देगी सरकार, उसके एवज में जो सरकार डॉक्यूमेंट्स जारी करती है लाइक ट्रेजरी बिल वगैरह, वो सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। तो मार्केट से पैसा उधार सरकार के लिए लेना है तो ये काम भी आरबीआई का है। तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, पुरानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बाय भी करता है। तो व्हेन आरबीआई सेल एंड परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपनली इन द मार्केट, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने बेचने से क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। अगर आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे, पैसा आरबीआई को देंगे, तो इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी, कैश जो है वो कम हो जाएगा। अगर आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रहा है तो ऐसे में बाय करने का मतलब कि सिक्योरिटी आरबीआई की हुई और खरीदने पर जो पैसा हुआ वो बैंकों को दे दिया। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है तो मार्केट में जो कैश है, लिक्विडिटी है, वो बढ़ जाती है। और जब आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है तो मार्केट में कैश यानी कि लिक्विडिटी घट जाती है। जब महंगाई होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ऐसे में हमें लिक्विडिटी कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे, तो इन्फ्लेशन कम होगी क्योंकि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, लोगों की जेबों में पैसा कम होगा, बैंकों के पास पैसा कम होगा। तो क्योंकि इन्फ्लेशन तभी आता है जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा लिक्विडिटी ज़्यादा कैश। अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, है ना, और ज़्यादा डिमांड करने पर क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं, उसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है और बेचता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आरबीआई किस तरीके से काम करता है, आरबीआई क्या है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, आरबीआई के फंक्शंस क्या हैं, आरबीआई की पावर्स क्या हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत
कौन कौन से टूल्स काम करते हैं, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीआर रेट क्या है, इन सबको हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर करेंगे डिस्कशन। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।